आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ऑनलाइन इवेंट में। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आज जुड़े हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल श्री ओम प्रकाश जी। मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये एयर डिफेंस आर्टिलरी ब्रांच से लास्टली रिटायर्ड हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब कश्मीर वैली में जो मिलिटेंसी का आगाज हुआ था, उस समय से ये वहां पर पोस्टेड थे। और 1989 से 1991 में ये कश्मीर वैली में इन्होंने बहुत करीब से मिलिटेंसी को देखा है। इन्होंने सीआईआई ऑपरेशंस श्रीनगर में जो होते थे उसमें भी ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। और आज चूंकि भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो हम लोग आज उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकी ठिकानों पर 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया है, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया है, उनको उनके जो हूर होते हैं, जिनको बोलते थे कि वो हूर से जाएंगे मिलने के लिए, हूर मिलेगी, तो उन हूरों तक पहुंचा दिया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल इंडियन आर्मी के श्री ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू अभिषेक, मुझे जोड़ने के लिए और मेरा व्यूज सुनने के लिए। सर, पहले तो आपको जय हिंद कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी जो जनता है वो आप ही लोगों के भरोसे आज आराम से सुकून की चैन और सुकून की नींद ले रही है। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है सर आपको कि आप भारतीय फौज, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ रहा हूं जो आज भारतीय होने का एहसास और गौरवान्वित कर देता है। अभिषेक, इनफैक्ट मैं बता दूं कि मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी क्वालिफाई किया था और मैं एक्चुअली पब्लिक स्कूल का पढ़ा लिखा हूं, विकास विद्यालय रांची। और हमारे स्कूल में ये ट्रेडिशन था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे वो आईएएस, आईपीएस या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईआईटी वगैरह जाते थे। लेकिन मैं अपने स्कूल का वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ट्रेंड सेटर्स था जिसने आर्मी ज्वाइन किया। और पढ़ाई में तो मैं अव्वल दर्जे में था। क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक मैं कभी सेकंड थर्ड आता नहीं था। तो और जब हम लोग का नेशनल डिफेंस एकेडमी में फर्स्ट टाइम में पूछा जाता है सारे कैडेट से कि किसने किस पर्पस से ज्वाइन किया है, तो मेरा पर्पस जो मैंने बताया था, दैट वाज टू सर्व द कंट्री, भारत माता की सेवा करना, वो मैंने बताया था। और हम लोग 3 भाई थे। मेरी माँ हमेशा गौरवान्वित होकर बोलती थी कि मैंने एक बेटा अपना 3 बेटों में से दिया है देश की रक्षा करने के लिए। सर, रियली इट्स अ प्राउड थिंग कि जैसे हम जैसे एंकर जी भी जब आपसे बात करते हैं, आप जैसे लोगों से बात करते हैं, तो वो भी वी विल फील प्राउड कि हम लोग ऐसे लोगों से जुड़ते हैं। सर, आज बात करेंगे जो भारतीय फौजों ने जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, उसको लेकर, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब ये मिलिटेंसी शुरू हुआ था कश्मीर में, तो ये 19 जब वहाँ जो पीडीपी की चीफ मिनिस्टर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर की मिसेस मुफ्ती मोहम्मद सईद की डॉटर, तो
रुबैया सही, तो उसके बाद से ही वहां पे एकदम से मिलिटेंसी एक्सप्लोड हो गया था और हर एक घर में वेपन था ऑलमोस्ट, मतलब कहना बहुत मुश्किल था कि फायरिंग कहाँ से आ रही है। जी और जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं था, तो उस समय हम लोगों ने ऑपरेट किया वहां पे, धीरे धीरे इंटेलिजेंस गैदरिंग किया और अपनी एसओपीज बनाई किस तरीके से इंसर्जेंसी में लड़ाई लड़नी है। और उसके बाद फिर हमने पुख्ता अपने ड्रिल्स किए और इंडियन आर्मी इंसर्जेंसी संभालने में काफी कामयाब रही है। जी तो वहां पर एक्चुअली कश्मीर में काफी हद तक जो है एक बहुत ही अच्छा कश्मीरियात रहा है और एक सेक्युलर इन्वायरमेंट रहा है जो कि पाकिस्तान को हमेशा से ही चुभता रहा है, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है और चूंकि चुभता रहा है तो वो प्रोवोक करता रहा है कि किस तरीके से वहां की अमन शांति, वहां का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो हो रहा है अभी इंडिया में डेवलपमेंट, उसको किस जी तरीके से बाधित किया जाए। तो जी उसी सिलसिले में कश्मीर में जैसे आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ओवर 2 करोड़ टूरिस्ट गए थे और जी उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। श्रीनगर का जो मेन हब है लाल चौक, वहां पे टूरिस्ट रात भर घूमते हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे आज से 15 साल पहले। तो और बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस लगे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। वहाँ का जो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है, इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स। तो जी कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को चुभता रहा है कि वहाँ क्यों इतना डेवलपमेंट हो रहा है। और जब लोग डेवलपमेंट में शामिल होंगे, वो नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे और तब जो पाकिस्तान वहां पे चाहता है कि इंसर्जेंसी रहे वो खत्म हो जाएगा। जी तो ये इसी को जो इंडिया का डेवलपमेंट है, जो कश्मीर का डेवलपमेंट है, उसको गिराने के लिए पाकिस्तान ने के स्पॉन्सर्ड ये जो टेररिस्ट थे जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगांव में पहलगाम में ये जी हाँ इनोसेंट टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया, जिसमें 25 इंडियन और एक नेपाली सिटीजन की डेथ हुई है। जी जी। तो सर ये जो पूरी प्लानिंग थी, जिसको मतलब बताया जा रहा है कि सिर्फ महज 7 मिनटों में इस पूरे जो 9 जो जगह थे, 9 जो आतंकी लॉन्च पैड्स थे, उनको तबाह कर दिया गया। और इस बार पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं बल्कि पाक के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के, इसको कैसे देखते हैं? क्या एक वॉर होने की, इंडिया पाकिस्तान में वॉर होने की आशंका है? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही मैच्योर, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप्स थे या जो टेररिस्ट ब्रीडिंग लोकेशंस थे, सिर्फ उनके ऊपर टारगेट किया है। कोई जी भी पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर टारगेट नहीं किया गया है, कोई भी सिविल स्टैब्लिशमेंट के ऊपर टारगेट नहीं किया गया है। और जिसमें से जो 7 जो लोकेशंस हैं जिनके ऊपर 9 टारगेट्स थे जो ब्रीड करते थे मिलिटेंसी को, उनको टारगेट किया है। उसमें से 4 तो आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में थे और बाकी जो थे वो पंजाब के अदर प्रोविंसेस में थे। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन इंडिया ने दिया है इस बार कि बालाकोट तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK में था, बट इस बार जो टारगेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी है, मेनलैंड में है। जी और अगर ऐसा दोबारा कोई हरकत पाकिस्तान ने किया तो इंडिया कुछ भी कर सकता है अपने सेल्फ डिफेंस में और अपने सिटीजन्स को बचाने में। सर, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जैश के हेडक्वार्टर मस्जिद सुबहान अल्लाह में मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। मसूद अजहर का इसमें बेटा भी शामिल है। तो इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ी जीत है भारत की, जो जिस तरह से हमला हमने किया, और मसूद अजहर जो कंधार हमले में भी शामिल था, कंधार हाईजैक में शामिल था, उसके बेटे को न्यूट्रलाइज करना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैश ए मोहम्मद जो है उसका हेडक्वार्टर है भवालपुर, पंजाब प्रोविंस जी में, जी जी पाकिस्तान के। और ये जो भवालपुर प्रोविंस है, जो शहर है, इसमें पाकिस्तानी आर्मी के कई हेडक्वार्टर्स जी लोकेटेड हैं।
बड़े हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। और ये जो इनका जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था, जहां से ये मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग मिल रही थी, इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा था, वो जो है आई थिंक हमारे इंडियन बॉर्डर से 100 किलोमीटर के ही आसपास है ये। और ये जो था मौलाना मसूद अजहर का गढ़ था, ये ब्रेन था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो दो बड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, इनके जो दो हेडक्वार्टर्स हैं वो भवालपुर और मुरीके में है। और ये दो ब्रेन है जहां से पूरा डायरेक्शंस मिलता था रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, इंडोक्ट्रिनेशन, एंड देन फर्दर उनको लॉन्च पैड्स पे पहुंचा करके अटैक कराने का। इन दोनों को इस बार टारगेट किया गया है। और जैश ए मोहम्मद में टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है उनके हेडक्वार्टर का। कैसे देखते हैं सर, कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा जैश ए मोहम्मद को? जैसे कि बॉडी को आप पैरालाइज करने के लिए सबसे बड़ा है उसको आप ब्रेन डेड कर दें, जो ब्रेन है, जो नर्व सेंटर है। तो इस बार इंडिया ने उनके नर्व सेंटर्स को, ये दो बड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। और डेफिनेटली ये मिलिटेंसी के लिए बहुत बड़ा डैमेज है ये। सर, पहले जब हमने एयर स्ट्राइक किया और बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो बहुत बातें आती थी। पाकिस्तान कहता था कि क्या कहते हैं, हमारी धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है भारतीय फौजों ने। लेकिन इस बार पाकिस्तान फौज की प्रेस ब्रीफिंग हुई है, बाकायदा उन्होंने कहा है कि हमारे भारतीय फौजों ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया है। तो ये कितनी बड़ी स्ट्रेटजी देखते हैं भारतीय सेना की, या भारतीय जो राजनीति कह लीजिए, कूटनीति कह लीजिए, और इसको वर्ल्ड के सिनेरियो में इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रंप ने भी एक बड़ा मतलब ट्वीट ऐसा किया है जो हमें नहीं लगता कि उसको कोई भी जस्टिफाई करेगा। इनफैक्ट यूएसए ने इस स्ट्राइक के ऊपर बोला है कि इसे इंडिया को बदला लेने का हक है, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडिया को। और जैसा पूरे वर्ल्ड में जो पावरफुल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, कंट्रीज हैं, क्योंकि वो भी तो झेल रहे हैं सारी टेररिज्म को, जो अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी मिलिट्री भेजी है, अभी तक वो उसको क्योर नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, 9/11 उनके ऊपर हुआ था। वो इससे मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और वर्ल्ड ने सपोर्ट किया है इंडिया को, स्पेशली रशिया ने, आपको इजराइल ने, यूएसए ने, हाँ, जापान ने, इन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया को कि इंडिया को हक है सेल्फ डिफेंस का और बदला लेने का। ये बहुत बड़ा है। और चाइना का इसमें सर किस तरह का रोल आपको दिखता है? अगर मैं यूएसए वगैरह तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना जो कह रहा है उसको, उसके स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं आप? चाइना, आपको पता है, वो उसका रिलेशंस पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का फेवरेबल है। और अभी तक तो वो कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं है चाइना ने। तो सर ये जो अभी जो मैं देख रहा हूं कि जो पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग की है, ये कितना बड़ा, क्या आप पाकिस्तान को भी जवाब दे, क्योंकि वो भी तो अपने आवाम को जवाब देगी, वो जवाबदेह बनती है। तो ऐसे में पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वहां पे, उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। इसके डायरेक्टर जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं। और उन्होंने माना है कि ये जो इंडिया ने अटैक किया है इन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड पे, उनके जो लोकेशंस पे, उनके हेडक्वार्टर्स पे, उससे उनको डैमेज हुआ है। तो पाकिस्तान, देखिए, इसको समझता है वो इस बात को कि इंडिया में रिटेलिएट करने की क्षमता है। इंडिया कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल है पाकिस्तान को, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट है, और उसकी मशीनरी कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी है। तो पाकिस्तान कैसा ये डिसीजन लेगा, आई मीन वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट। सर, वी आर लकी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और एयर डिफेंस से हैं आप, मिलिट्री एक्शंस को आपने नजदीक से देखा है। तो अभी जो कुछ सूत्रों से पता चल रही है कि कुछ जो बॉर्डर इलाके हैं, LC के जो एरियाज में या LOC के आसपास जो है, कुछ प्लेन्स को डिस्ट्रॉय किया है। पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है कि इंडियन प्लेन्स को, इंडियन एयरक्राफ्ट को उसने डिस्ट्रॉय किया है।
तो इस पर कैसे देखते हैं इस नजरिए को, क्योंकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है ऐसे हमलों के लिए। व्हाट द रिपोर्ट्स जो आए हैं वो इंडिया ने पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट्स को गिराया है। हमारे पास बहुत ही अच्छा एक फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो उससे इंडिया ने पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट्स गिराए हैं, विच इज वेरी गुड। एंड जहां तक जो न्यूज आ रहा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा उनके एयरफोर्स ने रिएक्ट नहीं किया है, बट ये दो जो है एयरक्राफ्ट JF-17 एज पर मीडिया रिपोर्ट्स इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने, आकाश ने गिराया है। तो सर, हमने जैसे 2 दिन पहले आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि 1-2 दिन रुक के हम लोग ऑनलाइन आते हैं, तो क्या इस तरह की स्ट्रेटजी की पहले से आपको जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ये देखिए, ये बहुत ही सीक्रेट चीज होता है। सिलेक्शन ऑफ टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, लोकेशन, डेट और वेपन्स, कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, ये किसी को पता नहीं होता है एक्सेप्ट वेरी फ्यू पीपल। ओके सर, तो ये जो अभी जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है और अब जो पाकिस्तान के अंदर से भी चीजें निकल के आ रही है, पहले विपक्ष के नेता कहते थे सबूत दो सबूत दो सबूत दो, इस बार आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि सबूत तो पाकिस्तान से आ रहे हैं? करेक्ट। उनके कई यूट्यूब वालों ने जो रोते हुए एंकरिंग की है सर, रोते हुए एंकरिंग की है। यस, वो खुद दे रहे हैं। और इनफैक्ट इस बार तो गूगल लोकेशंस पे मैंने देखा, NDTV, ZTV उसका गूगल लोकेशन दिखा रहे हैं, कैसे लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर था मुरिदके में, वो 200 एकर्स में फैला हुआ था। कैन यू बिलीव इट? 200 एकर्स में उन्होंने ट्रेनिंग। हाँ, वो आप सोचिए, वहां का सोच जो है, हमारे देश में 200 एकर्स में इंडियन मिलिट्री एकेडमी को बनाया जाता है ताकि वो आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन कर सके। और उस देश की सोच क्या है कि वो 200 एकर्स में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जमीन दे रखा है, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली बैंड है, और यूएनओ बैंड है यूएनओ से, और कई कंट्रीज ने उसको बैन कर रखा है। उसका 200 एकर्स का लोकेशन था लश्कर तोयबा का मुरिदके में ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, जिसके मेन जो नर्व सेंटर पे है उसके ऊपर से उसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है। और यही वो लश्कर तोयबा है जिसका एक ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी भी ली थी। करेक्ट, TRF। लेकिन बाद में शायद उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया कि नहीं, हमने नहीं किया है। सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए थे, आपने लास्टली वहीं से रिटायरमेंट ली है। ये जो एक्टिविटी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, कि कोई भी कंट्री में इस तरह का जो डिफेंस सिस्टम उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, तो इसका मकसद ये होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो इलीगल एयरक्राफ्ट हो, इलीगल वेपन्स है, चाहे मिसाइल्स है, वो किसी उस कंट्री में ना आ जाए, उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पाकिस्तान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो ऐसे में जो हमला हुआ, हम लोगों ने जो हमला किया, उसके ऊपर थोड़ी अगर बारीक जानकारी आप दे सके कि हमने हमला कैसे किया, कैसे उनके उन्हीं ठिकानों को हम निशाना बनाया जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी से जो डिस्टिंग्विश्ड थे कि हम लोग इसी जगह पर अटैक करेंगे, तो ये कैसा हुआ? क्या उनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नहीं था? इनफैक्ट जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ही अच्छे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने स्कैल्प क्रूज मिसाइल को यूज किया है। क्रूज मिसाइल जो होती है वो नैप ऑफ द अर्थ प्रोफाइल से फ्लाई करती है, यानी कि वो अर्थ को के बहुत ऊपर से, नजदीक से वो फ्लाई करती है। तो इतने नजदीक लेवल पे जो दुश्मन के एयर डिफेंस रडार्स हैं उनको पकड़ने में मुश्किल होता है। तो ये जो स्कैल्प मिसाइल इस्तेमाल किया है वो एयर लॉन्च्ड मिसाइल होती हैं। तो इसको राफेल जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, और इन मिसाइल का रेंज अप टू 250 किलोमीटर होता है, और इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम को।
और सर जो मैं उसमें समझना चाहूंगा, जैसे रफाल इस लेवल पर है और रडार सिस्टम में वो आ सकता है, तो चलिए वो लो फ्लाई कर जाएगा, उसके बाद जो मिसाइल लॉन्च होगा तो वो क्या इस जगह से ये नीचे आके फिर इस तरह से वो शूट करेगा, मिसाइल इस तरह से जाएगा? करेक्ट, वो इंडिया के जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने आईबी को क्रॉस नहीं किया, अपने ओके, देश में उन्होंने इस लॉन्च किया मिसाइल को इसको। लॉन्च किया है, तो ओके, लॉन्च और वो करके एयर जमीन से सटे हुए धीरे से जाके वो पे, उन्होंने शूट कर दिया। करेक्ट। ओके, तो और पहले जो से हमारे पास वो सटीक जानकारियां थी। जैसा कि हमने उरी एक पिक्चर जो आई थी उसमें भी हमने देखा था तो किस तरह से वो बर्ड का रूप लेके उन्होंने ड्रोन सिस्टम बनाया था। देन वी अटैक्ड इनटू द एरियाज ऑफ पाक अधिकृत कश्मीर, जो पीओके है हमारा। तो सर एक चीज और समझना चाहता हूं कि क्या ये जो अभी जो अटैक हुआ है, इस तरह के अटैक से पाकिस्तान की कमर टूट गई होगी? देखिए, किसी भी देश के लिए कमर टूटना उसका होता है जब उसकी इकोनॉमिक जो पावर है वो वीक हो जाए। एज यू नो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही बहुत खराब है, बहुत खराब है। एंड दे हैव, हाँ, और इंडिया ने जो IWT ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है उससे उनका ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत गिरेगा इस बार। अभी इस पूरे इंडस वैली जो है उसमें अभी समर क्रॉप्स को सोया जाता है, पानी जाएगा नहीं उनके पास, जी, तो उनकी इकोनॉमी इंडिया ने बहुत सोच समझ के उनके ऊपर अटैक किया है। इट इज अ मल्टी प्रोंग अटैक, इट इज थ्रू डिप्लोमेसी, इट इज थ्रू फाइनेंस, इट इज थ्रू डिफेंस। सो कोई भी देश जो हार्बर करता है एनिमोसिटी, जो हार्बर करता है अपने नेबर्स से नॉट पीसफुल रिलेशंस, और जो प्रोग्रेस पे, भाईचारे पे, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ना देके इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देता है, उसका गिरना, उसका डाउनफॉल 100% पॉसिबल है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे, चूंकि पहले का जो भारत था और अब के भारत में, पहले था कि हम डिफेंस मोड में रहते थे और आज ऑफेंस मोड में जाके काम कर रहे हैं कि हमें अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं और घर में घुस के मारेंगे। ये जो पूरा जो भारत का जो माइंडसेट चेंज हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? और आज जिन लोगों ने भी इस ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया और इसको अंजाम तक पहुंचाया, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये इंडियन आर्मी वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट आर्मी है, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल आर्मी, इट इज अ वेरी मोटिवेटेड फोर्स, इट इज अ वेरी डेडिकेटेड नेशनलिस्टिक फोर्स। तो इसका इस्तेमाल इस गवर्नमेंट ने सूझबूझ करके किया है, एंड गुड दे हैव डन। आपने एक कविता सुनी होगी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल है। उसको ना शोभत करती है, जो मतलब जो फुफकारे है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मतलब अगर कोई क्षमा करना चाहता है लेकिन उसके पास पॉइजन नहीं है तो कैसा क्षमा है? कैसा क्षमा? तो इंडिया का जो है एक पिछले कई सालों में, मतलब जो प्रेजेंट लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप है इंडिया की, वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग लीडरशिप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्ल्ड के टॉप लीडर्स रिकॉग्नाइज करते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स, एंड उनकी वजह से इंडिया ने अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की है। वी आर द 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड वेरी सून जापान को हम क्रॉस कर लेंगे। तो दैट इज समथिंग गुड, एंड इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने बहुत ही, उनका जो वेपनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत सपोर्ट मिला है फाइनेंशियली, एंड जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो मिलिट्री वेपन्स प्रोड्यूस करती हैं, उसमें जो इंडिया की फिलॉसफी नौ है, खुद आत्मनिर्भर बनना, हमने अभी वेपन प्रोडक्शन शुरू करके उनको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो ये इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मिलिट्री माइट, इंडिया की डिप्लोमेसी माइट, इंडिया की इंटरनेशनल पावर जो है, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, एंड आई एम श्योर वी विल डू मच बेटर।
थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो बातें आपने हमें बताई वो एकदम बारीक बातें थी, क्योंकि आपने मिलिटेंसी को उस दशक से देखा जब से ये शुरुआत हुई, और इवन 1989 और 1991 का जो दौर था वो सबसे ज्यादा घातक मिलिटेंसी का दौर, और सबसे ज्यादा हमने डैमेज सहा है उस दौरान। तो आपने बहुत करीब से देखा और आपने इतनी बारीक जानकारियां दी एयर डिफेंस सिस्टम को लेके, क्योंकि अभी तक लोगों को लग रहा था कि भारत में रह के हम पाकिस्तान पे कैसे अटैक कर सकते हैं। तो उन सारी परतों को आपने परत दर परत खोल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के से जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को वो अपडेट दी जो शायद अब तक न्यूज चैनल्स में नहीं चल रहे थे, और हम अब उन तक लेके जाने वाले हैं। तो आपको सैल्यूट है सर, क्योंकि आप इंडियन आर्मी का हिस्सा है, और मुझे गूज बम्स हो रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आई फील प्राउड कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ रहा हूं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू अभिषेक फॉर कॉलिंग मी। जय हिंद। जय हिंद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।